नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुशील कुमार एक बार फिर से आज हम वेबिनार में मुखातिब हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रहा है। तो आज इसका तीसरा वेबिनार है, मतलब तीसरे पार्ट पे हम चर्चा करेंगे। पार्ट पे चर्चा जैसा कि हम पहले कर चुके हैं दो पार्टों में। तो उसके आगे जो हम चर्चा करते हैं वो बेसिकली ये है कि एनसीईआरटी एक एनसीपीटी 2021 को लागू करेगी और बनाएगी। इसका इसका जो मोटिव बेसिकली ये है वो कि ये फ्रेमवर्क तैयार होगा इससे कि टीचर्स, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है इस पॉलिसी में वो ये था कि बच्चों को कैसे, मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों की एजुकेशन कैसे डेवलप होगी। अब ये संस्था ये काम करेगी एनसीपीटी 2021 कि टीचर्स को कैसे बनाना है, टीचर्स को कैसे अपडेट करना है, उनके पढ़ाने के तरीकों को कैसे अपडेट करना है, क्या क्या उनके टीचर्स के द्वारा किया जाए, क्या ना किया जाए, इसके बारे में ये संस्था काम करेगी। और इसके ऊपर ये तो जो उनकी करिकुलम एक्टिविटीज होती है उसको डिसाइड करेगी कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। इसके बाद जो हमारी बात आती है वो आती है जीडीपी। देखिए, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई उस टाइम पे हमारी जो एजुकेशन के ऊपर जो हमारी एक्चुअल जीडीपी का 4.3% खर्च किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद से ये लागू हुआ है कि इसकी जो जीडीपी को बढ़ाकर तो 6%, जो हमारी जीडीपी का एक्चुअल में 6% है, उसको एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, एजुकेशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, ताकि शिक्षा के स्तर को हमारे देश के अंदर और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसी के साथ साथ एजुकेशन पॉलिसी का ये भी है कि सिमिलरिटी लेके आनी है सभी स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे आप देखेंगे कि कई देश या कई जगह या मतलब हमारे देश की कई स्टेट्स ऐसी हैं या कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जेंडर के नाम पे भेदभाव किया जाता है कि बच्चों को, लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, या स्कूल दूर है तो लड़कियां नहीं जाएंगी, लड़के जाएंगे, या फिर अगर इस कॉलेज थोड़ा सा दूर है तो लड़के भी नहीं जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें। तो इस जेंडर डेफिनेशन को खत्म करने के लिए भी एसईडीजीज की एक सोशली एंड इकोनॉमिकली जो ग्रुप्स हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनको बेसिकली कैसे उनको एक सिमिलर, मतलब सबके बराबर बराबर समानांतर कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर ये काम करेंगे। फिर जो काम करेंगे, अब जैसे कोई एससी एसटी है, उसको भी कई जगह हमारे हिंदुस्तान में ऐसी हैं कि जहां पर जी कोई एससी स्कूल में नहीं जाएगा, एसटी स्कूल में नहीं जाएगा, या ओबीसी नहीं जाएगा, तो उसको भी सिमिलर दर्जा दिया जाएगा कि वो भी स्कूल में जाएं, वो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी चीज से बिलोंग करते हैं तो उनको स्कूल से रिस्ट्रिक्शंस होगी, वो नहीं पढ़ने जाएंगे। इस बात तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है। ज्योग्राफिकल के बारे में हमारा ये कहना है कि जैसे अगर कोई जगह है कि जैसे सपोज करो पहाड़ों में क्या होता है, लोगों की हाइट थोड़ी छोटी होती है ना। तो उसके आधार पे भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं भाई तुम छोटे हो, तुम या फिर तुम नागालैंड के रहने वाले हो, तुम तो भाई स्कूल में नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो नागालैंड पढ़ाई नहीं जाती है, अगर वो चाहे दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लेना। तो इन सब चीजों के भेदभाव को खत्म किया जाएगा और सभी बच्चों को सिमिलर मार्क्स पढ़ाया पढ़ा और पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ही डिसेबिलिटीज, यदि कोई व्यक्ति या बच्चा अपंग है, लंगड़ा है, या उसकी एक हाथ से नहीं दिखाई देता है, या उसका एक हाथ नहीं है, तो उसके आधार पर भी कि भाई नहीं तुम स्कूल में नहीं जाओगे या उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर भी पॉलिसीज बनाई जाएगी कि उन बच्चों को भी स्कूल में लेके आया जाए। ठीक है ना। और यदि कोई इकोनॉमिकल वीक है, इकोनॉमिकल वीक मतलब जैसे कोई गरीब है या किसी के पास पैसे नहीं है, तो उनको भी कैसे स्कूल में लेके आया जाए, इसके ऊपर हमारी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये काम करेगी कि सभी बच्चों को इक्वली ट्रीटमेंट, मतलब इक्वल शिक्षा कैसे दी जा सके, किसी के अंदर कोई भेदभाव ना रहे, इस तरीके से काम होगा। अब इसके साथ ही एक, अब ये तो हमने जो बात की ये तो सारी बातें हो गई स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में। अब देखिए कि टीचर्स जो हैं उनके स्टैंडर्ड को भी बढ़ाने के लिए एक एनपीएससी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो टीचर्स है उनको प्रोफेशनल कैसे बनाए। देखिए, सिर्फ
कोई भी ऐसा तो है नहीं ना कि किसी को टीचर बन गया और वो फिर पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? अब जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, तो इन सब के बारे में टीचर्स को भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और या फिर जो नए टीचर्स भर्ती करे जाएंगे, उनके ऊपर ऐसी पॉलिसी या ऐसे एग्जाम्स उसके कंडक्ट कराए जाएंगे, या इस तरीके के प्रश्न उत्तर, या फिर उनका सिलेबस होगा कि जब वो टीचर बन के आए तो उन सब चीजों से परिपक्व हों, परिपूर्ण हों, जो कि आजकल हमारी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है। ठीक है ना? अब इसके बाद के अब सिर्फ नौकरी लगना तो मुद्दा नहीं है भाई। किसी भी टीचर ने पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी कर ली, नौकरी लग गई, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो जिंदगी भर वहां बैठ के, मतलब उसे अगर वो पढ़ाए ना पढ़ाए वो सिक्योर हो गया 60 साल के, नहीं। इसके बाद ये भी नीति बनाई जाएगी सीपीडी के द्वारा कि जो टीचर्स है उनका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए भी एक पॉलिसी आएगी कि भाई टीचर जो काम करेंगे उसके बिहाफ पे उनको ग्रेड मिलेगा या मेरिट बनेगी, और उसके हिसाब से उनका प्रमोशंस होगा, ताकि टीचर्स अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे भी पढ़ें। इसके बाद बाय 2030 तक यह भी इंश्योर किया जाएगा, 2030 तक यह भी इंश्योर किया जाएगा कि जो सिलेबस है बीएड का वो 4 साल का, जैसे अभी आप देखें एनपीटीटी या एनटीटी करके लोग 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, 6 महीने के कोर्स कर करके लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते। तो इन सब चीजों को खत्म करके एक स्पेसिफिक कोर्स बनाए जाएंगे, जैसे कि बीएड हो गया, तो या फिर कुछ और डेवलपमेंट किए जाएंगे जिससे कि बच्चों की, जो टीचर्स की जो ज्वाइनिंग हो पाए और जो टीचर्स आए वो बहुत अच्छे ग्रेड के हों। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो वेबिनार है वो आज हम समाप्त करते हैं, और इसी के साथ अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो आप बताएं और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए जी साथियों। हाँ जी, हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न? भावनगर को एक भाई लड़ेगा क्या? हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न? जी सर जी नमस्ते, मैं रमेश सोनकर प्रयागराज से। हाँ जी नमस्कार रमेश जी, मैं बताएं आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, बस यही प्रश्न करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति के हो बात वो बात अपनी रखे, नहीं कि फिर आगे बोले कार्यक्रम बंद हो। जी जी जी। सर जी मैं ये पूछ रहे थे, बताएं। जैसे कोई व्यक्ति गांजा या दारू के कार्यक्रम करता है और चोरी छिपा से पीता और पिलाता है, बेचता है, उसके लिए क्या कानूनी होती है? रमेश जी बात कर रहे हैं ना? यस यस यस। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? प्रयागराज से सर जी। प्रयागराज से। आपने कभी एनडीपीएस का नाम सुना है? सुना तो नहीं सर। मैं बताता हूँ। एनडीपीएस एक एक्ट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर
कोई भी साइको मतलब दूसरी भाषा में बोलता हूँ, कोई भी ऐसा पदार्थ बेचना जो कि उसके अंदर लिखित है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है, बैन बता रखा है। अब जिसके अंदर गांजा, चरस, अफीम, कोकेन, मेट्रोपॉलिथिन या फिर हमारा बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, वो जी सौयों जी से ज्यादा ड्रग्स होंगे, ठीक है ना। तो ये जी सब उसके अंदर बैन है। और यदि कोई जी। व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करो और पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। मेन बात ये रहती है, पुलिस वाले जाते हैं, पैसा लेते हैं, और बाकी जो पीने आते हैं उसके द्वार पर आजू बाजू में बहन बेटियां रहती हैं, दिक्कत होता है। क्राइम ब्रांच वालों को करो कंप्लेंट, पुलिस नहीं कर रही तो लोकल थाने की। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अगर वो भी नहीं कर रहे तो वहां के आपके एसपी डीएसपी जो भी होते हैं, कप्तान को करो कंप्लेंट, वो करेगा काम। ठीक। ठीक है ना। ओके। तो एक ओ। एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है ना। उस एक्ट के ओके। तहत इन सबको मुलजिम या बनाया जा सकता है और सख्त उसके तहत इस पे कार्रवाई चलेगी। जी जी जी। ठीक है ना। ठीक ठीक। हाँ जी साथियों, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं रजब मंसूरी बात कर रहा हूँ सर, जी बताएं। गुजरात। पहली बार आपकी मीटिंग में आया हूँ, इसमें कैसा कैसा होता है प्रोसेस सब काम वाम करने का? ये देखिए, जिसने आपको हमारा मेंबर बनाया हमारी संस्था का, हाँ हाँ। उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं बताया? ऐसा, ये जनार्दन व्यास है हमारे दादा। हाँ, तो वो बताएंगे आपको कि यहाँ पर कैसे क्या जनार्दन काम किया व्यास। जाता है। क्योंकि देखो यहाँ हाँ पर ना हम नेशनल लेवल पे हम इस वेबिनार को कंडक्ट करते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें अगर हम बताने लग गए तो एक्चुअल में मुद्दों से भटक जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो जिसने आपको मेंबर बनाया वो बताएगा, ठीक है। अगर कोई आपकी लीगल क्वेरी है तो मैं बताने के लिए राजी हूँ, उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं। और नहीं तो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उनका नंबर आपके ग्रुप में फ्लैश होगा, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो ये सब चीजें वो बता देंगे आपको। ठीक है ना। जी, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, करदम साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जय हिंद सर। जय हिंद, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद जी, सर जय मैं हिंद, मैं सुन पा रहा हूँ। संविधान पढ़ता हूँ सर, मेरे पास है ये रहा। क्या पढ़ते हो आप, संविधान? ये सर मेरे पास संविधान है, मैं इसको पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत के संविधान को हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो मूल मंत्र है हमारे हिंदुस्तान में हमें निवास करने का, और हमें हमारे राइट्स बताता है, पार्लियामेंट और पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड क्या करे, पावर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, और इन सब के बारे में बताया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ है, अगर हम उसके आर्टिकल्स पे चले गए तो वो तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। और सर मैंने संविधान के आधार पर अपने बच्चों का एडमिशन कराया केंद्रीय विद्यालय में। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है। सेंटर स्कूल तो एक अच्छी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है और ऑटोनोमस बॉडी है हिंदुस्तान की, जो नेशनल लेवल पे काम करती है। सभी बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर, टीचर्स को अपॉइंट कराया जाता है, उनका एक स्टैंडर्ड है, और उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरे हिंदुस्तान में एक है। एक सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में, शायद मैं सही हूं तो। जी सर मैं संविधान के आधार पर पढ़ाया, संविधान को पढ़ बहुत के ही कराया सर मैंने अपने बच्चों का एडमिशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, कोई लीगल प्रश्न है तो अगर हमारे किसी साथी का? आज शुक्रवार है, शायद सब, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं है किसी के अंदर।
नहीं, बाकी हमारे पास टाइम ही नहीं होता लोगों के सवाल सुनने का, और आज कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। आज आधे से ज्यादा लोग अब तो ज्वाइनिंग ही नहीं लिए हैं सर जी। कानपुर से हाँ, साबुद्दीन हो गए और दिनकर भाई हो आजकल गए, हाँ, ये हो गई। आजकल आजकल क्या है, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो लोग दावत उड़ाने में लगे हुए हैं। बस यही बात ही फंस रही है। अब हम इसको तो अपनी वीडियो चालू कर रखते हैं। हेलो, हाँ जी बताएं। मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताएं। सर जी महेंद्र कुमार जी ना? हाँ जी, हाँ जी। जी बताएं। सर जैसे मान लिए रेजिडेंशियल कॉलोनी में ही अगर कोई मालिक किराए पर देकर चला जाता है अपना घर, हाँ। और उस घर में जो किराए पर रहता है वो दो चार पार्टनरों को और मिलाकर के वहां पर नशीले पदार्थों का, जुआ खेलने का, दारू पी करके शोर शराबा, गाली गलौज करते हैं और मोहल्ले वाले परेशान होते हैं, तो इस कंडीशन में हम किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उसी व्यक्ति के खिलाफ करोगे जो वहां रहता है। जो वहां रहता है। हाँ, या तो फिर जो ये काम करता है। या इससे पहले हमारे को जो मालिक है उसको नोटिस में देना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो वो जो ये जो ऑफेंस है ना, नशीले पदार्थ पिलाना पीना, ये बड़ा हम्म। हीनियस क्राइम है। अभी मैंने बताया कि ये एनडीपीएस एक एक्ट है हमारा, नहीं ठीक है वो ना, तो है उसके सर, मैं अंतर्गत। आपकी बात समझ, अभी मैंने सुना है आपका ये, तभी मैंने हाँ, क्वेश्चन किया दोबारा ये। मैं जो बात कह रहा हूँ वो थोड़ा सा कह लूं। तो देखो, हाँ जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको बंद करवाना है, तो आपके पास दो हम्म। तरीके हैं। या तो आप पुलिस से बात करें, और नहीं तो पहले मकान मालिक से बात करें कि भाई तुमने जिसको किराएदार रखा हुआ है वो ऐसे ऐसे यहाँ उपद्रव मचाता है, गलत काम करता है। या तो आप इसे हटा दो यहाँ से, और नहीं हटाओगे, अगर आप नॉर्मल हम्म। चीजों में चाहते हो, नहीं हटाओगे तो हम हम्म। फिर पुलिस एजेंसी को फोन करेंगे, फिर पुलिस करेगी, तेरा मकान वकान सब सीज हो जाएगा। लेकिन पुलिस भी आती है तो सर, जैसे पुलिस को भी दे- उससे पहले भी इतने कितने के साथ कंप्लेंट गई है, पुलिस की मंथली बन जाती है। जब कोई ऐसी बात आती है तो उनको आगाह कर देते हैं बस, लेकिन वो काम चलता रहता है और मौके पर वो काम क्राइम वहीं पर ब्रांच को होता इन्फॉर्म रहता करो। आप क्राइम ब्रांच को देखो, मैं एक बात बताता हूँ, है। शायद आप किसी साथी को ना पता हो, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, ठीक है, हाँ जी। उसके अंदर यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे गुनाह की या किसी ऐसे ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देता है, हाँ जी। ठीक है, जो कि हीनियस क्राइम है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं खुद एक ड्रग्स का वकील हूँ, जिस एक्ट की मैंने आपको सलाह दी है ना, मैं यही काम सबसे ज्यादा मेरे पास है, ठीक है ना। हम्म। और मैं गवर्नमेंट के पैनल पे भी काम करता हूँ इसी का। तो उसके अंदर जो हम अपने केसों में देखते हैं, हमने देखा जो इन्फॉर्मर कहते हैं ना, जिसे हम हाँ उसे जी, इन्फॉर्म नॉर्मल करने भाषा वाला। में, हाँ, इन्फॉर्म हाँ जी। करने वाला, जो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि भाई यहाँ ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है। हाँ जी, तो कंप्लेंट देता है जो। नहीं, अब आप गलत चले गए। अच्छा कंप्लेंट अच्छा, देने वाले में और इन्फॉर्मर में बहुत फर्क होता है, ठीक है। जैसे? कंप्लेंट देने वाले की जो आइडेंटिटी है ना, आपने ना भी मेरी बात सुनी नहीं, मैं पूरी बात कर नहीं पाया, मैं पहले अपनी पूरी बात अच्छा, करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है तो ठीक है। जो इन्फॉर्मर है ना, उसकी आइडेंटिटी को पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर सकती किसी के भी आगे। ठीक। उनका ना तो उसका नाम बताया जाएगा, ना हुलिया बताया जाएगा, ना जगह बताया जाएगी, ना उसका नंबर बताया जाएगा, ना कभी उसे पुलिस कभी उसका बयान ले सकती है, और ना ही कभी पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी। मतलब वो कभी कहीं उसका कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है। तो ओके। इस तरीके से क्या हुआ, आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो बिल्कुल गुप्त हो गई, ओके। ठीक है। जब आप ये कंप्लेंट किसी भी, देखो, जो आपको लगता है कि स्ट्रांग ऑफिसर है, चाहे, अब आपको लगता है पुलिस है, तो आपने अभी कह दिया पुलिस तो है नहीं, तो क्राइम ब्रांच हो गई, हम्म। आप क्राइम ब्रांच को बता सकते हो। या फिर एनसीबी हो गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गई। और ठीक। इससे भी अगर आप इसे लिख के रखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके एरिया में एनसीबी की कोई ब्रांच जरूर होगी। किसकी? एनसीबी 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 एन एनसीबी। ने हाँ, एनसीबी,
N फॉर हाँ जी, नेशन, C फॉर कैलकाटा और B फॉर बॉम्बे, ठीक है। ठीक ठीक है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक। और एक है DRI, 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 डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस। ठीक। ये इसके इन दोनों के ऊपर तो मैं आपको भरोसा जताता हूं, अगर आप इनके पास कंप्लेंट करोगे ना तो 100% सारे नप जाएंगे, क्योंकि ये वो एजेंसियां हैं जिनको कि मैंने देखा हुआ है वो कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। कभी कुछ कहीं डिस्क्लोज नहीं होता, ना तो वो कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, ना मैं कहूं कभी किसी का कुछ लेना देना उनके साथ हो सकता है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट एनसीबी ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जिस तरीके से काम करते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो तो इसके ऑफिस हम, आप आप करिए बिल्कुल बात। डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, उनके डायरेक्ट ऑफिस में जाओ और बताओ जी मैं नहीं, आपको सूचना देना चाहता हूँ, इनके बताइए। दरअसल देखो, मैं ज्यादातर ऑफिस तो सारे जाने हैं मैंने भी, लेकिन जो नाम आपने बताए ना, ये एनसीबी और DRI, तो ये वाले ऑफिस मैंने अभी सुने नहीं और यहाँ कहीं देखे नहीं। ये कहाँ गूगल होते करना हैं ना जैसे? श्रीमान, गूगल करना। देखो अब इसके लिए मैं आपको ये तो बता सकता हूँ आपको कहाँ जाना है, लेकिन वो नहीं, ये आपके तहसील, एरिया में कहाँ है वो आपको गूगल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नहीं ये तहसील में ही होते हैं जैसे जहाँ डीएसपी नहीं नहीं, ऑफिस अरे होता है। साहब ये हाँ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप सोचो ना जनरली जिसका आपने नाम नहीं सुना, अच्छा वो अच्छा। छोटी चीज थोड़ी होगी अगर मैंने कुछ बताया आपको। देखो आपने मेरे से सॉल्यूशन मांगा कि पुलिस हाँ जी, कुछ हाँ नहीं जी, करती, तो मैंने आपको रास्ता हाँ जी। बताया कि ऐसे काम होगा। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ गए ठीक मेरी ठीक। बात? हाँ जी, ठीक हाँ है ना, जी, तो हाँ जी। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर आप फेथ कर सकते हो। ओके। ये सबको, ये तो आप इनकी तो ये मानो ये घर दुकान बार जायदाद बैंक अकाउंट सब सीज कर देते हैं ये मिनटों में। सब बंदा मतलब ये मान लो कहीं का नहीं रहता। ये इतनी बड़ी ओके ओके ऑर्गेनाइजेशन है ये जब काम करती है, और जब इनके मुकदमे बनते हैं ना तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बेल ही नहीं होती इनकी। ओके ओके। और ये पैसे लेके भी नहीं छोड़ते किसी को। देखो इतना मेरा भरोसा है। अब क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज वो जाने, लेकिन मैंने जो अभी तक देखा है ना ये नहीं छोड़ते इतनी आसानी से किसी को। ठीक ठीक अच्छा, ठीक। क्योंकि ये अपने इस काम के एक्सपर्ट हैं, तो इनके साथ ये भी बड़ा फायदा होता है कि ये केस भी इतना मजबूत बनाते जो टूटता नहीं है। ओके। है ना? भाई ऐसा नहीं है चलो पुलिस ने मजबूरी में केस बनाना पड़ा, बना दिए, इतने सारे लैकुना छोड़ दिए कि उसकी बेल हो जाए। वो तो मुकदमा भी ऐसा बनाएंगे कि बेल ही ना हो, ट्रायल ओके स्ट्रॉन्ग ओके। चले। है ना? तो अब ठीक आपको ठीक। ये देखना होगा कि आपके नियर अबाउट क्या इन दोनों में से कोई ऐसा ऑफिस है। नियर अबाउट मतलब आप देखो ये मत सोचना कि आपके गली मोहल्ले में मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं हो नहीं, मैं सकता है समझ रहा हूँ हमारे ऐसा भी हो सकता है कहने का। प्रयागराज में सिर्फ एक ही ऑफिस हो इनका। हाँ ये जी, भी हाँ जी, संभव समझिए है। समझिए। ठीक ठीक है ठीक ना? ठीक। हाँ, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करते हैं। ठीक ठीक। वो और इनका आपका एक और नंबर तरीका मिलेगा? है ऐसा। नहीं, वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको, अच्छा। हाँ वो डायरेक्ट मैं नंबर आपको नहीं दे सकता हूँ। आप मेरी परेशानी समझिए, मैं फिर लोगों के फोन ही अटेंड करता रह जाऊंगा। ठीक है ना? आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर कहेंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप उनके साथ बात करें और मेरे साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करा देंगे। ठीक है ना? और बाकी हम रोज शाम को यहाँ मिलते हैं, कोई भी तकलीफ हो दिन भर की रात को डिस्कस कर लेंगे। ये टाइमिंग? हाँ जी, यही टाइम होता है लगभग हमारा रोज, शनिवार इतवार छोड़ के। और हो अच्छा सकता है हम अच्छा। शनिवार इतवार को भी मीटिंग करें। वैसे हम कल मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कल के लिए मीटिंग रखेंगे हम, ठीक है ना? ओके ओके ओके। चलिए आज के लिए, और कोई अगर आप अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछो, क्योंकि मैंने बीच में आपको रोक दिया था। मैंने कहा पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, तो आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, लगभग जो क्वेश्चन था आपने क्लियर कर दिया है। हम्म। तो वहाँ किस अब तरीके का ड्रग्स सप्लाई होता है, या फिर पिया जाता है या देखो, पिलाया जाता देखो जी, मैं आपको एक रफली में थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ भाई जी। है? हमारी कॉलोनी एक अनऑथराइज कॉलोनी है। इन शॉर्ट में बताना, लंबी स्टोरी नहीं, इन शॉर्ट हाँ में हाँ, ताकि और अनऑथराइज लोगों को। कॉलोनी है, तो अनऑथराइज कॉलोनी में ये छोटे मोटे काम बड़े बड़े हो जाते हैं। यानी एक ने शुरू किया तो दूसरे ने करना शुरू कर दिया, नहीं, दूसरे ने किया मैं तो बात तीसरे ने। आपकी समझ गया। देखो ड्रग्स जो है वो कौन से लेबल की है, हीरोइन है, कोकेन नहीं है, नहीं नहीं, या फिर गांजा ये ही सप्लाई हो रहा है, क्या है ये पूछ रहा हूँ दारू मैं आपसे दारू मैं।
दारू तो दारू। बहुत छोटी, दारू के लिए एनसीबी काम नहीं करेगी। मैं एनडीपीएस में चला गया, दारू के लिए अच्छा एनसीबी अच्छा। क्यों काम करेगी? दारू तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो एक्साइज वाले काम करेंगे उसके लिए। लेकिन वो तो अपना मंथली बना लेते हैं, मंथली आते हैं ले जाते हैं और उसके बाद वो काम चलता रहता है। देखो आप वहाँ क्राइम ब्रांच वगैरह में इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर ये जो एक्साइज वाले हैं ये इसको काम करते हैं। देखो डीआरआई और एनसीबी इतनी वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो मतलब ये मान लो और जुआ। 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ ऐसी ऐसी हीरोइन या फिर ऐसे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को सीज करते हैं वो। तो ये तो बहुत छोटी अच्छा चीज अच्छा। हो गई, आप समझ रहे हो ना। और ये, हाँ जी हाँ जी, और ये जुआ देखो वगैरह आप खिलाने का। देखो हाँ, इसके लिए तो वो गैम्बलिंग एक्ट लगता है उसके ऊपर, तो वो पुलिस का काम है या क्राइम ब्रांच का काम है। क्राइम ब्रांच भी काम करती है वो, अच्छा। ठीक है। सिर्फ लोकल पुलिस वालों से नहीं, क्राइम ब्रांच वालों को कंप्लेंट करवाओ, वो करेंगे उसके ऊपर काम। तो ये बेसिकली क्योंकि, ड्रग्स के अंदर नहीं आता, दारू जो है, अच्छा जी। ठीक है ना। ओके ओके। और जो अश्लील वो करते हैं, व्यापार करते हैं उसका। अश्लील व्यापार कब, अगर आप मुझे बता पाए तो मैं समझ पाऊंगा। मैं यही नहीं समझा अश्लील महिलाओं व्यापार का, महिलाओं का वो क्या करते हैं, मतलब वो देह धंधा व्यापार करवाते हैं का, उनसे। देह हाँ व्यापार देह का, हाँ जी। व्यापार ना, ऐसा भी होता है वहां पे। तो हाँ वो जी। तो सब क्राइम ब्रांच वाले सब इंक्लूड कर लेंगे उसमें, एक ऐसा मुकदमा बनेगा, सब सारे ओके ऑफेंस ओके। उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक। तो सबसे पहले मतलब हमारे को मकान मालिक को एक बार सूचना देनी चाहिए। देखो अगर आप अपने लेवल पे ये चाहते हो कि ये सब खत्म हो जाए, तो वैसे तो देखो ऐसा तो है नहीं मकान मालिक को ये पता नहीं होगा। मकान मालिक को अपने हिसाब से मान लो पता नहीं हो, यहाँ तक कि सुनने में आया मकान मालिक भी उसमें बैठता है हाँ तो बस फिर खेलने तो के लिए। मकान मालिक को बिल्कुल मत बताना। अच्छा, नहीं बताना इसका फिर, मतलब क्योंकि इसका जुआ वो भी मतलब तो वो खेलता है। है कि वो, इसका मतलब ये है उसको सब कुछ पता है, उसकी शय पे हो रहा है ये काम। हाँ, वो जुआ खुद भी भाई खेलता हो है ना। सकता, हाँ भाई हो सकता है उस मकान का किराया 2000 रुपये हो और उसको ये उल्टे काम करवाने के लिए वहां पे उसको 10,000 रुपये मिल रहे हो। हाँ जी हाँ इसका जी। मतलब तो उसकी शय पे है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ना वो आस पास के सबको इकट्ठा करके वो खुद भी खेलता है और को भी खिलाता है। चलो ठीक है ना। हाँ हाँ तो जी फिर हाँ जी, आप ठीक एनसीबी ठीक। डीआरआई के पास मत जाना, ठीक है ना, बिल्कुल भी मत सोचना ठीक है उनके ठीक, बारे में। ओके 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 ठीक ओके। है ना, ये मेरी पर्सनल आपसे सलाह रहेगी। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू थैंक यू चलिए तो थैंक यू। साथियों, आज के लिए हम सर अपने जी इस सर जी सर जी, हाँ जी कुछ बताएं बताएं निवेदन था। बताएं बताएं। तो इनका हम बोल रहे थे जो केस है क्राइम ब्रांच की आप दिला रहे हो, वो बोलो तो हम ही करवा देते हैं। हाँ तो महेंद्र जी, ये हमारे रमेश जी से बात करो, ये कह रहे हैं मैं करवा देता हूँ, आपस में आप अपने नंबर एक्सचेंज कर लो। आप तो जानते होंगे रमेश जी महेंद्र जी को। नहीं सर, ये तो पहली बार हमें देख रहे हैं कोई बात नहीं ऐसे। महेंद्र जी, आप रमेश जी से अपना, अगर आप हमारे पोर्टल पे ही लेना चाहें तो इसी पे अपना नंबर एक्सचेंज कर लें एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। ये कह रहे क्राइम ब्रांच से करवा देंगे, फिर तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और अगर कोई लीगल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं सलाह दे दूंगा आपको। महेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? मिस्टर महेंद्र कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमेश जी, महेंद्र कुमार जी हमारी आवाज अभी सुन पा नहीं रहे, शायद ये कहीं और बिजी हो गए, ठीक है ना। इनकेस इनसे ठीक है, दोबारा कोई बात नहीं, कांटेक्ट होता है तो फिर हम बात करवाते हैं आपकी, ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए ठीक ठीक ठीक। साथियों, आज के लिए हमें इस वेबिनार को यहीं पर समाप्त करने की आप इजाजत दें, और कल फिर हम हेलो इसी प्लेटफॉर्म पे हेलो। मिलेंगे। जी बताएं। नंबर दे रहे थे रमेश भाई जी अपना। हाँ देना नाइन रमेश सिक्स जी नंबर। 96 21 21 94 94 52 52 39। 39। रमेश कुमार जी। जी रमेश ठीक, सोनकर पर्याप्त। ठीक है भाई जी, मैं आपको कॉल करूंगा, ओके ओके फिर बाद में डिस्कशन आपसे करूंगा, ठीक है भाई जी। ओके ओके, गुड नाइट सर जी। ओके और गुड नाइट जी। सभी को गुड नाइट जी, सभी को गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।